हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो इंडिया फॉर यू। चलिए आज हम लोग जो है क्लास में देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। जो मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या बीपीएससी हो, सभी को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। पहले जब भी मॉडर्न हिस्ट्री की बात आए और गांधी जी की बात नहीं आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को तो स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में किन्हीं का अहम भूमिका है तो वो है गांधी जी। तो सबसे पहले जो है महात्मा गांधी यानी गांधी युग का हम स्टार्ट करेंगे। गांधी युग का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे हम लोग देखेंगे। देखिए गांधी युग जो कहलाता है 1915 से लेके 1948 तक कहा जाते हैं। गांधी युग 1915 से लेके 1948 तक कहे जाते हैं गांधी युग। कहीं कहीं आप लोग को 1869 से देख के 1948 तक देखने को मिलेगा, क्यों 1869 में उनका जन्म हुआ था। इसीलिए जन्म से ही तो कोई आदमी इसमें भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में। इसीलिए जब से ये लोग भाग लिए प्रथम विश्व युद्ध, आप लोग को पता होगा 1914 से 18 के बीच में प्रथम वर्ल्ड वार हुए थे। उसके बाद जब भी ये भूमिका इसमें आए, भाग लिए, उसके बाद से और आजादी तक, उनके मृत्यु तक जो है उनको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जन्म, गांधी युग को हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले उनका जन्म से हम लेके चलते हैं। देखिए उनका जन्म जो है बिल्कुल बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, जिससे कोई भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा। चाहे एसएससी हो, एसएससी का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, रेलवे हो, रेलवे का नहीं छूटेगा, बैंकिंग हो, बैंकिंग का नहीं छूटेगा और बीपीएससी का भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। देखिए इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। गुजरात राज्य थे और पोरबंदर जिला है, पोरबंदर जिले में हुआ था। ये आप सभी लोग को पता होगा, परंतु हम जो है बेसिक से लेकर चलते हैं। चलिए इनका हम जन्म देख लिए। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुए थे। इसके बाद से हम देखते हैं तो उनके बचपन के नाम जो है जो मैनियो थे, उनके बचपन का नाम मैनियो थे। कहीं कहीं आपको मोनिया भी लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो सबसे बेटर आपको जो है मोहन देखने को मिलेगा। आपके ऑप्शन में जो भी मिले इस तीनों में से वो आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इनके बचपन के नाम, वो गुजरात के रहने वाले थे। वहाँ के अकॉर्डिंग सभी राज्य और जिले के अकॉर्डिंग वहाँ पे सभी जो है चेंज होते रहते हैं। इनके बचपन के नाम मैनियो, मोनिया या मोहन थे। उसके बाद बचपन के नाम देख लिए। उसके बाद अगर हम नाम की बात करें तो चलिए इनके जितने भी नाम दिए थे, उपाधि दिए गए थे, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे, जवाहरलाल नेहरू दिए थे, जो भी दिए थे सबको हम एक बार देख लेते हैं, जिससे जो होता है हमेशा हम लोग को याद रहेगा। देखिए उसके बाद जो है इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जब 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह जो सफल हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के बाद 1917 जो सफल हुआ था, सफल होने के बाद इनको गांधी कहा था, क्या कहा था, महात्मा बोले थे। महात्मा की उपाधि दिए थे। कब दिए थे, यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कब दिए थे, तो 1917 में दिए थे। कब दिए थे, 1917 में दिए थे। किस आंदोलन के सफल होने के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि हुए, तो चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुए थे, उनके सफल होने के बाद महात्मा का उपाधि किनको मिले थे, गांधी जी को मिले थे। उनके बाद हम देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी इनको क्या बोले थे। सुभाष चंद्र बोस जो है 1944 ईस्वी में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से निकोबार से इन्हें
देखिए यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है इन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से राष्ट्रपिता बोले थे। राष्ट्रपिता की उपाधि वहीं से दिए थे, वो राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन जो बनता है उस लोग को, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते जाएंगे। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिए? तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब मिले? तो 1944 ईस्वी में गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि कहाँ से मिले थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। उसके बाद पीटी नेहरू जो है जन्म देख लिए, तो उसके बाद हम देखते हैं पीटी नेहरू जो है, पीटी नेहरू जो है, नेहरू मरने के बाद, मरणोपरांत इन्हें बापू के नाम से, इन्हें जो है बापू बोले थे। क्या बोले थे? बापू बोले थे। जब गांधी जी मर गए तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जो बोले अब जो है बापू हम लोग के बीच में नहीं रहे। क्या बोले? अब जो है बापू हम लोग के बीच में नहीं रहे। कौन बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। कब बोले थे? उनके मरनों के बाद बोले थे, जब 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको हत्या कर दिया गया था, तब नेहरू जी बोले थे जो बापू हम लोग के बीच में नहीं रहे। तो बापू की उपाधि किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बापू की उपाधि किसने दिए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम आ जाते हैं, आप लोग को पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि 30, 31 और 32 में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे में। तो 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन के दौरान, 1931 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान वेस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के वायसराय थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे, वहाँ की महारानी थे, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। सबसे पहली बार 30 में हुआ था, उसके बाद द्वितीय 31 में हुआ था और 32 में तृतीय हुआ था। 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 30 में गांधी जी पहुंचे नहीं थे, 31 में गए थे, फिर भी वो लौट आए थे पर गए थे, और 32 में ये जेल में बंद थे। तो 31 में एक बार गए थे और गोलमेज सम्मेलन में, तो वहां पे वेस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर बोले थे। अर्धनग्न फकीर बोले थे। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन बोले थे? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो वेस्टन चर्चिल बोले थे। वेस्टन चर्चिल बोले थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन बोले थे? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो वेस्टन चर्चिल बोले थे। कब बोले थे? 1931 में बोले थे। कहाँ बोले थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को वेस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना जाता है। अर्धनग्न फकीर के नाम से उन्हें बोले थे। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जब स्वतंत्रता मिल गया था, तब देखे ये जो है स्वतंत्रता जब मिल गया था, तब देखे गांधी जी जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब देखे गांधी जो है हिंदू मुस्लिम दोनों को समझा रहे हैं अकेले, जब गांधी जी दोनों को समझा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम दंगाई हो रहे थे, और देखे जो दोनों को आपस में समझा रहे हैं, उस टाइम जो है वहाँ के वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन आर्मी फोर्स बोले थे। वन मैन आर्मी फोर्स कहे थे। वन मैन आर्मी फोर्स किसने बोले थे? तो वन मैन आर्मी फोर्स जो है लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे गांधी जी को। कब बोले थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बोले थे। तो ये सभी जो है गांधी जी के बचपन के नाम थे, जो बचपन के नाम या उनको जो नाम की उपाधि मिले थे वो हम लोग देखे थे। अब उनके फैमिली के बारे में कुछ देखते हैं। हम लोग देखते हैं। तो चलिए फैमिली की जब भी बात आए तो इनके पहले चले गांधी जी का पूरा नाम हम एक बार देख लेते हैं। इनका पूरा नाम जो है, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये गांधी जी के पूरा नाम हो गए। इनके पिता का नाम
करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी था। ये देखिए अपने पिता के नाम पे मोहन जो है, मोहन ये अपने बचपन को नाम को लगाए और पिता के नाम से ही अपने नाम को विकसित कर लिए। इनके पिता जो है 2 जगह के दीवान थे, एक राजकोट और एक पोरबंदर। 2 जगह के दीवान थे, राजकोट एवं पोरबंदर के दीवान थे, पोरबंदर के दीवान थे। दीवान दीवान आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो आप लोग को बतला दें। जैसे अभी एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उसके फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, उसी तरह उस टाइम के राजाओं के लिए दीवान जो होते हैं वो फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरह काम करते थे। तो गांधी जी के पिता जो है राजकोट एवं पोरबंदर 2 जगह के दीवान थे, 2 जगह के वहाँ के जो है वित्त मंत्री थे। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। इनके माता का नाम जो कि आप लोग को पता होगा पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई था। और गांधी जी की शादी बहुत कम उम्र में 12 वर्ष की आयु में कर दिए थे, जिनका नाम, पत्नी का नाम जो है कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी था, ये आप लोग को पता होगा। कस्तूरबा गांधी था जो कि 12 वर्ष में ही शादी कर दिए गए थे। इसी कस्तूरबा गांधी के नाम पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए चलाया जाता है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय ये कस्तूरबा गांधी के नाम पे। तो पत्नी का नाम देख लिए जो कि 12 वर्ष में उनका शादी हो गया था। जब पत्नी का नाम देख लिए तो वो देखते हैं जो इनको कितने पुत्र हुए थे। गांधी जी को जो है 4 पुत्र थे। गांधी जी को 4 पुत्र थे। चारों पुत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। गांधी जी के पुत्र जो है 4 थे, 4 पुत्र थे। सबसे पहला नाम हरिलाल, पहला पुत्र जो थे जो हरिलाल थे। दूसरा मनीलाल थे, मनीलाल थे। उसके बाद रामदास थे, उसके बाद देवदास थे, देवदास थे। इतना आप लोग को याद रखना है। उनके 4 पुत्र थे, एक हरिलाल, एक मनीलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए गांधी जी जो है कोई साधारण आदमी थे नहीं, इसीलिए उनसे हीरा ही जन्म लेंगे। तो गांधी जी का नाम, पहले बेटे का नाम हरिलाल थे, तो यहाँ से हम हरिलाल हीरा से याद कर सकते हैं। और हीरा खरीदने के लिए हमको बहुत सारे मनी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनके सेकंड बेटे का नाम मनीलाल थे। और जिनके पास बहुत ज्यादा मनी हो जाए तो वो क्या करेंगे? राम राम जपेंगे, इसीलिए थर्ड बेटे का नाम रामदास था। और राम राम जपेंगे तो देवदास के जैसे आराम से आराम करिए। वही इस ट्रिक्स के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। इनके 4 बेटे का नाम, एक हो गया हरिलाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास। यहाँ से जो गांधी जी के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी को देखें और गांधी जी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देखें। अब हम देखेंगे यहाँ से गांधी जी के राजनीतिक सफर यहाँ से कैसे स्टार्ट होते हैं और कैसे क्या होते हैं। आपको बतला दें गांधी जी जो है शादी करने के तत्पश्चात उनको जो है लंदन जाना पड़ा। अपने बैरिस्टर, लंदन जो है बैरिस्टर के लिए जाना पड़ा, वकालत के लिए वहाँ पे जाना पड़ा। इतना हम बतला दिए। और आगे जो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। देखेंगे जो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे इसके राजनीति के बारे में चलेंगे और इससे आगे देखेंगे। और आप लोग से एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसका जवाब हम कमेंट में चाहेंगे। कमेंट में उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। नहीं होगा तो कल जो है हम वीडियो में बतलाएंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया? गांधी जी को किस नाम से पुकारे? किस नाम से पुकारे? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जो है गांधी जी को किस नाम से पुकारे? ये आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अगर नहीं होगा तब जो है कल हम इसका जवाब इस नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को लाइव क्लास से जुड़ना हो, जिन भी बच्चों को लाइव क्लास से जुड़ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उनको जो है आईडी मिल जाएगा और आप लोग जो है लाइव क्लास से जुड़ पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। चलिए आज हम लोग क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। कल जो हम लोग गांधी युग स्टार्ट किए थे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गांधीयन इरा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग जो है गांधी जी के बचपन के जितने भी नाम होते हैं और जो भी उनके उपाधि मिले थे नाम से संबंधित, उनको देखे थे। और कल आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि गांधी जी को जो है
खान अब्दुल गफ्फार खां किस नाम से पुकारे थे, और उसका जवाब बोले थे आप लोग को कमेंट में देने के लिए। बहुत सारे बच्चे का जवाब कमेंट में आया भी और बहुत सारे का नहीं भी आया। तो देखिए उसका हम जवाब देते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां जो है, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वो जो है गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से बोले थे। मलंग बाबा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। एक बार ये जो है आप देखिएगा 62वीं बीपीएससी जो है उसमें पूछा गया है, जो खान अब्दुल गफ्फार खां जो है गांधी जी को किस नाम से बुलाते थे, किस नाम की उपाधि दिए थे, तो वो जो है मलंग बाबा की उपाधि दिए थे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। ये आप लोग के कमेंट सेक्शन वाला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो उनके नामों से संबंधित देख लिए थे। अब देखते हैं गांधी जी, उनके देख लिए थे। गांधी जी की शादी हो चुका था 12 वर्ष की आयु में। उसके बाद आगे देखेंगे जो 4 लड़के भी हुए थे। उसके बाद गांधी जी का शादी तो 12 वर्ष की आयु में हो गया था। उसके बाद गांधी जी जो है उस शादी के जस्ट बाद, गांधी जी जो है शादी के जस्ट बाद, जब शादी हो गया उनका, तो वो जो है पढ़ने के लिए लंदन चले गए। कहाँ चले गए? पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वकालत करने के लिए लंदन चले गए। वकालत करने के लिए लंदन गए। ये कौन? गांधी जी गए वकालत करने के लिए। कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। और वहां पे अच्छे से वकालत की। और वकालत करने के बाद जब उनका वकालत पूरा हुआ और जब वो आए, जब अपने घर आए, गुजरात आए, पोरबंदर आए, तब सबसे पहला केस लड़ने के लिए ये भी पूछा जाता है जो गांधी जी जो है सबसे पहला केस किनका लड़े थे, क्योंकि वकालत किए, वकालत करने में तो केस लड़ना ही पड़ेगा, तो उन्हीं का शिक्षा ही लिए थे। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है जो गांधी जी जो है वकालत सबसे पहले किनके वकालत करने के लिए गए थे और कब गए थे और कितने वर्ष की आयु में गए थे। तो ये देखिए गुजरात के, और कहाँ गए थे ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये देखिए गुजरात के एक व्यापारी थे। गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। देखिए अब्दुल्ला उसका नाम था। अब्दुल्ला नाम से आपको ये हो जाता है कि ये मुस्लिम थे। और दादा, गुजरात के जितने भी आदमी होते हैं उनको प्रेम से दादा के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए दादा अब्दुल्ला जो है उनके केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में जब वो पढ़ के आए तो 1893 ईस्वी में उस टाइम गांधी जी की आयु 24 वर्ष की थी। कितने वर्ष का था? 24 वर्ष की आयु में उनका दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए। दक्षिण अफ्रीका के डरबन चले गए। दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने में 1893 ईस्वी में 24 वर्ष के आयु में जो है केस लड़ने के लिए डरबन गए। ये सबसे पहले वो केस लड़े थे। किनका लड़े थे? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला जो एक व्यापारी संघ के नेता थे, जिनका केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे। कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। उस टाइम उनकी आयु कितनी थी? 24 वर्ष की आयु थे। और ये भी आपसे पूछा जाता है जो गांधी जी जो है सबसे पहले जो है कहाँ पे वकालत करने के बाद सबसे पहले कहाँ पे अपना केस लड़े थे? वो दक्षिण अफ्रीका में गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। साउथ अफ्रीका में रहे गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। ये भी आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक रहे। ये लगातार 1893 गांधी जी तो बहुत बार दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन 1893 में जब गए थे 24 वर्ष की आयु में, तब जो है लगातार वो वहाँ पे 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष तक वहाँ पे रहे थे गांधी जी। और गांधी जी जो है वहाँ पे जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो यहाँ से संबंधित बहुत आपको पता होगा जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद नीति की चल रहा था, रंग गोरे और काले की नीति चल रहा था, और भारतीय तो काले होते ही हैं। और उस टाइम जो दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे। उनके पास टिकट भी था, ट्रेन के टिकट भी था, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट था, क्योंकि गांधी जी भी कोई गरीब घर से ताल्लुक नहीं रखते थे। उनके पास टिकट भी था। फिर भी वहां पे स्टेशन पे जाने के बाद, ट्रेन में चढ़ने के बाद गोरों ने उनको धक्का, मतलब बहुत ये करने के बाद वहां से ट्रेन से निकालना स्टार्ट कर दिया। उनका बहुत वहां पे विरोध करने लगे। गांधी जी बोले मेरे पास तो टिकट है, फिर भी वहां पे टिकट का कोई ये नहीं दिया गया। और गांधी जी को जो है रंग भेद नीति के कारण एक स्टेशन है जहाँ की धक्का मार के उतार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में ही डरबन में एक स्टेशन है। डरबन में क्या है? एक स्टेशन का नाम है, जो स्टेशन का नाम भी बीपीएससी में पूछा गया था। वो जो है पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन है।
पीटर मारिट्सबर्ग। इस स्टेशन पे जो है पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे जो है गांधी जी को धक्का देके उतार दिया गया। देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, पीटा भी, मारा भी और उसके बाद उतार भी दिया गया। तो गांधी जी को जो है पीटर मारिट्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है, वहां पे धक्का देकर जो है उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि रंगभेद नीति के कारण वहां पे उनको उतार दिया गया। उसके बाद गांधी जी वहां पे जो है जब 21 वर्ष रहे थे तो वहां पे गांधी जी के बारे में अगर ये पूछा जाए रंगभेद नीति तो वहां पे सामना किया ही। तो वहां पे केस लड़ने के बाद गांधी जी जो है वहां पे सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए? सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। जो गांधी, अगर कोई पूछते हैं जो गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट किए, तो वो देते हैं चंपारण में, जो कि बिहार के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी अगर ये पूछा जाए जो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किए, वो होंगे चंपारण। जबकि अगर पूछा जाए जो गांधी जी पहला चंपारण, डायरेक्ट ऐसे पूछे पहला चंपारण कहाँ पे स्टार्ट किए, तो वो हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले जो है वो सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे। उसके बाद भारत आए तो भारत में भी स्टार्ट किए थे, लेकिन सबसे पहले जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है दक्षिण अफ्रीका में वो स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी को वहां पे गांधी जी जो है सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट करने के लिए वहां पे फिनिक्स नाम का एक आश्रम बनाए। कौन आश्रम बनाए? फिनिक्स आश्रम बनाए। कहीं कहीं आपको फिनिक्स फार्म भी मिलेगा देखने को, जो कि गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। ये आश्रम जो है गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। जो दक्षिण अफ्रीका में जितने भी भारतीयों का अवहेलना होता था वो यहाँ पे रह सकते थे इस आश्रम में। ये बहुत बड़ा आश्रम था। इस आश्रम बनाने में गांधी जी का भारतीय भी बहुत योगदान किए थे। जैसे भी हो, रुपया पैसा जो से भी हो, इसमें ये किए थे। गांधी जी जो सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए, उससे पहले भी वहां पे जो एक निष्क्रिय आंदोलन किए थे को वहां पे स्टार्ट किए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है वहां पे जब देखे तो वहां पे जो एग्रीमेंट साइन वाला एक बहुत सारे प्रचलन था, जो कि जितने भी भारतीय वहां पे रहते थे तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया रहता था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के आदमी के द्वारा, और हमेशा उसको पॉकेट में रखना पड़ता था, तभी उसको वहां पे रहने दिया जाता था। अगर नहीं रहता था तो उसको तुरंत जेल में दे दिया जाता था। तो गांधी जी जो है, अब हम देखेंगे जो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के मैन किस किस बातों को वहां पे सामना करना पड़ा, और गांधी जी जो है किस किस बातों को जो वहां पे नीतियों का विरोध किया और किस किस नीतियों का सामना किया और यह तो विरोध किया। तो देखिए सबसे पहले एग्रीमेंट वाला विरोध किया, वो अंगूठे के निशान का विरोध किया, सबसे पहले अंगूठे के निशान का विरोध किया। उसके बाद जो है रंगभेद नीति का विरोध किया। ये जो है गांधी जी जो है ये विरोध किया। किस किस का विरोध किया? अंगूठे के निशान का विरोध किया था। उसके बाद जो है रंगभेद नीति का विरोध किया था, और जो बहुत सारे उसको विरोध करना पड़ा, जो कि ये जो अंगूठे का निशान अगर नहीं समझ में आए तो ये जो हो जाता है, जो भारतीय के द्वारा जो है एक अंगूठे का निशान भारतीयों के द्वारा एग्रीमेंट बनाया जाता था, उसके संबंध में ये है। उसके बाद रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा। उसके बाद गांधी जी जो है वहीं से, अब देखिए गांधी जी के वहां से जो है एक पत्रिका संपादन किए। गांधी जी जो यहाँ तक आप लोग को समझ गए होंगे। उसके बाद गांधी जी जो है वहीं पे एक पत्रिका का संपादन किए। कहाँ से पत्रिका का संपादन किए? दक्षिण अफ्रीका से। उसका नाम था जो इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का वहीं से संपादन किए। कहाँ से किए? दक्षिण अफ्रीका से किए। कौन किए थे? गांधी जी किए थे। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किए थे। आपको ये इसी से लग रहा होगा इंडियन ओपिनियन ये पत्रिका कैसे होते होंगे और इसमें किस चीजों का विवरण दिया जाता होगा। ये पत्रिका है, वो तो पत्रिका हो गया, और इंडियन का जो भी ओपिनियन होता था, जो भी राय होता था, उसके बारे में दिया गया इंडियन ओपिनियन नामक जो है पत्रिका जो है वहां से ये जो है दक्षिण अफ्रीका से ये संपादन किए थे। उसके बाद इसी टाइम जो हो जाते हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किसने किए थे? तो गांधी जी ने किए थे। कब, कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से किए थे, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का। उसके बाद उसी टाइम जो है, जब जो है 24 वर्ष वहां पे रहे थे, 21 साल वहां पे रहे थे, तो उसी टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक ये विश्व युद्ध जो था जो स्टार्ट हो गया था।
प्रथम वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था 1914 से 15। तो गांधी जी सोचे जो क्यों नहीं अपना स्वदेश जाया जाए और स्वदेश में रह के ये देखा जाए। तो गांधी जी जो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। तो गांधी जी जो है 1915 में 9 जनवरी 1915 को कहाँ आ गए? भारत लौट आए, स्वदेश लौट आए, भारत लौट आए। कब लौट आए? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत लौट आए। कब लौट आए? 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। समझ गए आप लोग? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है गांधी जी जो है उस दिन भारत लौटे थे, अपना स्वदेश लौटे थे, इसीलिए उस दिन जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो गांधी जी जब यहाँ पे आ गए 1915 में आ गए, तो उनको जो है यहाँ पे 1 साल जो पूरा भ्रमण किए पूरा भारत को। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वो जो है उनको बोले 1 साल पूरे भारत को भ्रमण करने के लिए। भारत भ्रमण करने के दौरान 1916 ईस्वी में, जब 1915 में पूरा ये भारत का भ्रमण किया, 1916 में भी भ्रमण कर रहे थे। 1916 में कांग्रेस का जो एक लखनऊ में सम्मेलन चल रहा था। कांग्रेस का सभी टाइम जो है सम्मेलन चलता था, प्रत्येक साल सम्मेलन चलता था। तो 1916 में जो है अधिवेशन हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? कांग्रेस का एक लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। किसका हो रहा था? कांग्रेस का एक लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था। वहां पे गांधी जी भाग लिए। इस अधिवेशन में भारत भ्रमण के दौरान 1916 में जो गांधी जी जो है लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी जो भाग लिए। वहां पे जो है बिहार के चंपारण के जो एक है राजकुमार शुक्ल, बिहार के चंपारण के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये जो वहां पे गांधी जी को मिले, ये जो है गांधी जी से मिले वहां पे कांग्रेस के अधिवेशन में। ये जो है गांधी जी से मिले वहां पे। राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले। और यही जो है राजकुमार शुक्ल जो है यही गांधी जी को यहाँ पे बिहार आने के लिए बोले, बिहार के चंपारण आने के लिए बोले राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के कहने पे गांधी जी जो है 1917 में 19 अप्रैल 1917 को जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पे 19 अप्रैल 1917 को जो है चंपारण आए, बिहार के चंपारण आए। और वहां पे जो है चंपारण आए, कहाँ पे? जो कि बिहार में है। और वहां पे सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए, जो कि भारत का सबसे पहला आंदोलन था इनका। गांधी जी भारत में सबसे पहला आंदोलन किए थे। कौन? चंपारण सत्याग्रह किए थे। वो जो यहाँ पे स्टार्ट किए चंपारण सत्याग्रह। ये मेनली आप लोग को समझना होगा ये क्यों किए। यहाँ पे जो नील की खेती करने पर अंग्रेज बाध्य कर रखा था। तीन कठिया पद्धति था अर्थात 20 कट्ठा में जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसको नील का खेती करना पड़ता था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का, 3 कठिया पद्धति का नील का विरोध किया। 3 कठिया पद्धति का ये विरोध किया यहाँ पे गांधी जी जो है। क्योंकि 3/20 अगर 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा पे नील का खेती करने पर किसान को मजबूर कर दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। और ये नील का उस टाइम जो उतना बिक्री भी नहीं होता था और नील का खेती करने से खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, जिस कारण किसान जो खेती नहीं करना चाहते थे और अंग्रेज इनको करने पे बाध्य कर रखे थे। इनका विरोध किया और ये आंदोलन सफल रहा। इसी आंदोलन के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर इनको महात्मा की उपाधि दिए थे, जो कि आपको हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे। और उसके बाद ये जो कैसा आंदोलन रहा? ये किसान आंदोलन रहा। आपसे ये भी पूछा जाता है चंपारण आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो ये जो है किसान आंदोलन था। कब किया था? 19 अप्रैल 1917 में। चंपारण आंदोलन बिहार में किए थे 19 अप्रैल 1917 में। उसके बाद दूसरा सत्याग्रह जो अहमदाबाद में जो है, ये अहमदाबाद में किए। दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में किए, जो कि फरवरी 1918 में किए थे। कब किए थे? फरवरी 1918 में किए थे। ये अहमदाबाद आंदोलन जो है अहमदाबाद ये जो है मील मजदूरों के साथ किए थे। ये मजदूर आंदोलन है। कैसा आंदोलन है?
मजदूर आंदोलन। उस टाइम क्या था, 1918 में एक प्लेग महामारी, जैसे भी कोरोना महामारी है, उसी तरह फरवरी 1918 में जो एक प्लेग नाम की महामारी चला था, जिनके कारण सभी मजदूर अपने अपने गांव आ रहे थे, अपने अपने घर लौट रहे थे। उस टाइम अहमदाबाद के मिल मालिक जो है, मिल मालिक उनको प्लेग बोनस एक स्टार्ट किए, प्लेग नाम का बोनस स्टार्ट किए, जो कि जो भी व्यक्ति वहां पे रहेंगे उनको 1 महीना की सैलरी जो है बोनस के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन भगवान का शुक्र ऐसा रहा जो अहमदाबाद के उस मिल तक जो है प्लेग महामारी नहीं पहुंच पाए और सभी मजदूर कुशल रहे और मिल मालिक जो है उनको बोनस देने से इनकार किए। मिल मालिक जो है उनको बोनस देने से इनकार किए, जो कि अहमदाबाद में चल रहे थे। इसीलिए ये मजदूर सब जो है भड़क गए और गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जो कि प्लेग बोनस के नाम पे था, और ये आंदोलन सफल रहा। और ये जो है मजदूर आंदोलन, ये कैसा आंदोलन था? मजदूर आंदोलन था, मजदूर आंदोलन था। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बिबिया है। मजदूर आंदोलन कौन है और ये मजदूर आंदोलन कौन है और किसान आंदोलन कौन है। उसके बाद जो है गांधी जी तीसरा आंदोलन जो अप्रैल 1918 में ही, फरवरी के बाद अप्रैल में ही 1918 में एक आंदोलन स्टार्ट किए। अप्रैल 1918 में एक आंदोलन किए, जो कि ये भी किसान के साथ था, जो कि गुजरात में किसान के साथ था, और ये खेरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, खेरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये गुजरात के किए थे। गांधी जी जब भी आए तो 1917 में एक चंपारण आंदोलन किए, उसके बाद 1918 में किए थे एक अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद अप्रैल 1918 में खेरा आंदोलन किए थे। खेरा गुजरात के किसानों के साथ जो टैक्स बहुत ज्यादा लगा के 22% तक उसको कर दिया गया था, उसको कम किया, और कम करने के बाद जो एक बार जो 22% करते, उसके बाद गांधी जी जब आंदोलन किए तो टैक्स को घटा के 6% तक लाया गया, 6% तक लाया गया। देखिए, आपसे इस तीनों में पूछा जाएगा, तीनों आंदोलन आपको दे दिया जाएगा, एक सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और खेरा आंदोलन। और उसमें से पूछेगा जो आपको, जो इनमें से तीनों में से कौन जो है जो किसान आंदोलन नहीं है, तीनों में से कौन जो है किसान आंदोलन नहीं है, तो ये अहमदाबाद आंदोलन जो था, जो किसान आंदोलन नहीं था, अहमदाबाद जो है किसान आंदोलन नहीं था। ये इतना हम इस वीडियो में देखें। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और असहयोग आंदोलन से यहाँ से गांधी जी अहम भूमिका निभाएंगे, और उसको हम लोग आगे देखते हुए बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। चलिए, जय हिंद, थैंक यू। मेरा टॉपिक रहेगा साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था, साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे, जिनमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? सदस्य 7 थे, सदस्य इसमें 7 थे। और इनका गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में थे। इनके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इनमें कितने सदस्य थे? 7 थे। इससे भी 7 सदस्य में कोई भी भारतीय नहीं था, सभी सातों का सातों जो है अंग्रेजी थे। इसीलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसको साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय नहीं थे, सारा का सारा अंग्रेज थे। इसीलिए जो है इनको श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। जब 1927 ईस्वी में जब ये कमीशन भारत आए, 1927 ईस्वी में भारत आए, तो पंजाब में इसका बहुत विरोध हुआ। और इसी विरोध के दौरान जब 1927 में जो साइमन भारत आए, 1927 में जो है साइमन भारत आए, साइमन के भारत आने पर बहुत विरोध हुआ। और इसी में जो है लाला लाजपत राय जो है अपने अनुयायियों के साथ, लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, वो जो है अपने 4-5 उनके जो भी थे अनुयायियों के साथ जो है, अपने 5-7 जो है शिष्यों के साथ जो है, जिसमें भगत सिंह भी थे, और इनका विरोध करने लगे। साइमन का जो है, सर जॉन साइमन का जो है खूब विरोध किए। और विरोध करने के पश्चात इनका जो खूब विरोध किए, उसमें जो है सोंडर्स, उनके जो विरोध किए, और सोंडर्स जो है लाला लाजपत राय को, कौन थे? सोंडर्स थे। सोंडर्स जो है, जो अंग्रेज थे,
अंग्रेज सैनिक थे। सोल्डर्स ने लाला लाजपत राय पे लाठी डंडा चलाया। लाला लाजपत राय पे लाठी डंडा चलाए, खूब चलाए, जिनके कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है भगत सिंह जो है सोल्डर्स की हत्या कर दिया। सोल्डर्स की हत्या कर दिया, क्योंकि भगत सिंह जो थे लाला लाजपत राय के बहुत ही अच्छे सेवक थे, बहुत ही अच्छे शिष्य थे। जब उनका मृत्यु लाठी डंडे के प्रहार से हो गया तो भगत सिंह ने सोल्डर्स की जो हत्या कर दी। बाद में सोल्डर्स की हत्या के कारण भगत सिंह को फांसी हो गया। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाया गया, को फांसी हुआ। जब इनको फांसी हो गया तो ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में कौन ऐसे आदमी है जिनको जो है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाया गया था। कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको कम उम्र में फांसी की सजा सुनाया गया था? तो वो भगत सिंह थे, जिनको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि ये सोल्डर्स की हत्या कर देते, जिनके कारण जो है उनको फांसी की सजा सुना दिया गया और फांसी दिया गया। भगत सिंह जो है सोल्डर्स की हत्या क्यों की? क्योंकि 1927 में जब साइमन आए थे भारत, उनका विरोध हर जगह किया। लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, उनपे लाठी डंडा खूब चलाया, जिनके कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद ये जो भगत सिंह जो है सोल्डर्स की हत्या कर दिए थे। इसी कारण जो है सोल्डर्स की हत्या के कारण भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाया गया और फांसी हो गया। उसके बाद इसी समय 1929 ईस्वी में साइमन के बारे में हम देखें। साइमन के बारे में इतना ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। साइमन के गठित कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। इनमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य। श्वेत कमीशन किसको बोला जाता है? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन बोला जाता है। भगत सिंह को फांसी क्यों मिला था? तो सोल्डर्स की हत्या के कारण भगत सिंह को फांसी मिला था। अब देखिए, हम देखते हैं इसी बीच 1929 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। 1929 दिसंबर में, आप लोग को पता होगा हर एक साल दिसंबर में जो कांग्रेस का अधिवेशन प्रस्तावित रहता था। 1929 में कांग्रेस का एक दिसंबर में जो है अधिवेशन प्रस्तावित था। जो अधिवेशन हुआ, इनका अध्यक्ष जो था, इनका अध्यक्ष पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू थे। यहाँ से देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है और ये क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट को जो कंफ्यूज कर देता है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके कौन थे? अध्यक्ष थे। इसी अध्यक्ष रहने के कारण, अध्यक्ष जब थे उसी टाइम 1929 में जो है पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किए थे। देखिए यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने किए थे? पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। यहीं से आपको पूछ दिया जाए कि स्वराज की मांग किसने किए थे, तो वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कब किए थे? तो 1929 ईस्वी में किए थे। कहा, किस अधिवेशन में किए थे? जो कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में चल रहा था उस टाइम में जो अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जो अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। ये साइमन कमीशन हम लोग देख लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लिए, जो 1929 में जो इसका अधिवेशन हुआ था। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि इससे भी क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी चलाए थे, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। चलिए अच्छे से इसको साफ कर लेते हैं जिससे आप लोग को दिखाई दे। चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, ये 1929 तक हम लोग देख लिया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुए थे, उसमें देखते हैं कैसे क्या हुआ था। इसी टाइम 1930 ईस्वी में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन का प्रस्तावित हुआ था और गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जिसको राउंड टेबल के समिट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन का स्टार्ट शुरू हुआ था। 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन
सम्मेलन लंदन में हुआ था। सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ, लंदन में शुरू हुआ 1930 ईस्वी में जो है गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में शुरू हुआ था, और इसमें जो है बहुत सारे भारतीयों को भी बुलाया गया था। फिर भी इसमें जो है गांधी जी नहीं पहुंच पाए थे। 1930 ईस्वी में जो है गांधी जी 1930 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो है गांधी जी नहीं गए थे। 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और उसी टाइम 1929-30 में ही भारत में जो आर्थिक मंदी आया था। आर्थिक मंदी आया था। 1929-30 में ही भारत में जो है आर्थिक मंदी आया था, जिनके कारण भारत में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे 1929-30 में जो आर्थिक मंदी के कारण। इसी टाइम जो 1930 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। 1930 में जो है भारत के वायसराय कौन थे? 1930 में भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत के वायसराय कौन थे? 1930 में जो भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड इरविन थे। 1930 में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन बने थे। 1930 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इसी के पास जो है गांधी जी जो कुछ अपने मांगों को लेके गए थे। 1930 में भी भारत के वायसराय के पास लॉर्ड इरविन थे, उनके पास जो है गांधी जी जो अपने कुछ मांगों को लेके पहुंचे थे, लेकिन उनके मांगों को इरविन जो है नहीं मानने के कारण जो गांधी जो है 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से अपने आश्रम 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से चलकर 6 अप्रैल 1930 को जो है डांडी पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? डांडी पहुंचे थे। देखिए 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 के बीच में 24 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं? 24 दिन हो जाते हैं। 24 दिन ये जो पैदल चले, और 12 मार्च 1930 को साबरमती से चल के 6 अप्रैल 1930 को जो गांधी जी जो है डांडी पहुंचे, और वहां पे जो नमक कानून को तोड़ दिए। नमक कानून को तोड़ दिए। गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से चल के 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे, जो कि 24 दिन उनको लगा था, और नमक कानून को जो तोड़ दिए। उनके साथ उनके 78 अनुयायी थे। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो उनके साथ गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ चल के जो डांडी पहुंचे थे, तो 77 अनुयायी थे। उनके साथ 78 अनुयायी थे, उनके सिख थे, जो कि वहां पहुंचे और नमक कानून को तोड़े। नमक कानून तोड़ने के कारण गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। नमक कानून तोड़ने के कारण गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। तोड़ने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया। कब? 1930 में। और आपको पता होगा कि 1930 में जो है गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। 1930 में जब कानून तोड़ने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया, उसके बाद जो है फिर भी ये और नमक कानून को तोड़ने के बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दे। जैसे नमक कानून तोड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दे। देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब भी हम लोग यहाँ से अर्थ भी समझ सकते हैं। ये जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सविनय और एक अवज्ञा। जो सविनय भी करेंगे और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, इस टाइप से जो है आंदोलन का वो स्टार्ट किए। इसीलिए उनका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किए गांधी जी। जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए नमक कानून को तोड़ के। कब स्टार्ट किए थे? 12 मार्च 1930 को चले थे साबरमती से, और 6 अप्रैल 1930 को अपने 77 अनुयायियों के साथ डांडी पहुंचे थे और नमक कानून को तोड़े थे। उनके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। इनके जेल डालने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हो चुका है।
1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 34 तक ये चला था। देखते हैं इसके आगे। जब गांधी जी जेल में चले गए थे 1930 में, फिर भी जो सीमांत गांधी, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जानते हैं, सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इस आंदोलन को स्टार्ट रखे। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार जो है इस आंदोलन को स्टार्ट रखे। गफ्फार खान आंदोलन को शुरू रखे, आंदोलन को शुरू रखे और आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से चलाए। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान आंदोलन को स्टार्ट रखे और आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से चलाए, इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी, गांधी जी के ही जैसे सीमांत गांधी, गांधी जी के जैसे ही उसके बाद जो इसी बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण यहाँ से एक है जो छपरा के कैदी, जो कि बिहार में जो छपरा है, छपरा के कैदी जो है, छपरा के जो जेल में जो कैदी थे, छपरा के कैदी नंगी वस्त्र का, छपरा के कैदी जो एक आंदोलन को स्टार्ट किए, छपरा के कैदी जो है इसी आंदोलन छपरा के कैदी नंगी वस्त्र हड़ताल रखा था। कैसा हड़ताल रखा था? नंगी वस्त्र हड़ताल रखा था, नंगी वस्त्र हड़ताल रखा था, हड़ताल रखा था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से कैदी जो है नंगी वस्त्र का हड़ताल रखे थे? तो छपरा के कैदी जो है नंगी वस्त्रों का हड़ताल रखे थे। वो लोग नंगी वस्त्रों का हड़ताल कहने का मतलब वो लोग जो है विदेशी कपड़े का बायकॉट किया और उन लोग सभी बोल रहे थे हमको स्वदेशी कपड़ा चाहिए, इसीलिए जो छपरा के कैदी जो है नंगी वस्त्र का जो है हड़ताल रखे। उसके बाद 1931 में जो है फिर से जो है गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30, 31 और 32। तो 1930 में तो गांधी जी जो है जेल में बंद थे। उसके बाद 1931 में जो है दिल्ली में समझौता के लिए, 1931 में जो है दिल्ली में समझौता के लिए 1931 में इरविन जो है, लॉर्ड इरविन जो कि भारत के वायसराय थे उस टाइम, इरविन जो है गांधी जी को दिल्ली बुलाए, गांधी जी को दिल्ली बुलाए। किस लिए? समझौता के लिए दिल्ली बुलाए, समझौता के लिए दिल्ली बुलाए, दिल्ली बुलाए। इसी को जो गांधी इरविन एक्ट के नाम से, गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसी को जो गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं या दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। 1931 में जब इरविन गांधी जी को समझौता के लिए दिल्ली बुलाए, इसी को जो है गांधी जी जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, या नहीं तो इसी को जो हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे जो है हम लोग, जब ये देखो 1931 में जो गांधी जी जो है इरविन से बहुत सारे अपने मांगों को मनवाया और इरविन जो है अपने बहुत सारे मांगों को मान लिए। उसके बाद 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उनमें जो है 1931 में गांधी जी जो है, गांधी जी कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से सम्मेलन में भाग लिया, सम्मेलन में भाग लिया। 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, उनमें गांधी जी के बहुत सारे मांगों को मान लिए थे इरविन। उसके बाद जो 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो कांग्रेस के तरफ से जो है गांधी जी जो है इसमें भाग लिए थे। उसमें भाग लेने के दौरान जो है गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए और पृथक निर्वाचन कानून के कारण, पृथक निर्वाचन कानून के कारण जो है पृथक निर्वाचन ये भी पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन। पृथक निर्वाचन भी हम आपको समझा रहे हैं जो पृथक निर्वाचन होते क्या है। पृथक निर्वाचन नियम के कारण जो है गांधी जी समझौता से भाग आए थे। नियम के कारण गांधी जी सम्मेलन से भाग आए थे, सम्मेलन से भाग आए थे। पृथक निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचन है जो जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनको समझाए, जैसे हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, उसी तरह जो है हरिजन भी अलग होता है। इसीलिए हरिजन के लिए भी कुछ सीट को रिजर्व किया जाए और उस सीट पर हरिजन ही खड़े होंगे और हरिजन ही इसको वोटिंग करेंगे। वही पृथक निर्वाचन हुआ। तो गांधी जी समझे जो ऐसे करने पर देश जो है बहुत टुकड़े टुकड़े गैंगों में बढ़ जाएंगे, इसलिए इस पृथक निर्वाचन नियम के कारण गांधी जी जो है वहां से 1931 में जो सम्मेलन से भाग लिए थे। और क्यों भाग लिए थे?
भाग गए थे क्योंकि पृथक निर्वाचन के कारण। जब वहां से भाग गए तो उनको जब पूना के जेल में भाग आए, इसीलिए जब उनको पूना के जेल में बंद कर दिया गया, पूना के जेल में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जब वहां से भाग रहे थे तो उनको जो है पूना के जेल में, पूना एक जेल है, उसको जो है पूना के जेल में बंद कर दिए गए थे। उसके बाद जो तृतीय सम्मेलन 1932 में जो गांधी जी जो है पूना के जेल में बंद थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसके पहले ही 1931 में जो गांधी जी पूना के जेल में बंद थे। उसके बाद 1931 में जो है 31 हो गया, 31 में बंद हो गए। उसके बाद 1932 में फिर जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का स्टार्ट हुआ। उस टाइम जो है 1932 में जब तृतीय थर्ड गोलमेज का जो 1932 में स्टार्ट हुआ, उस टाइम जो है गांधी जी कहाँ थे? जेल में बंद थे, पूना के जेल में बंद थे। और उस टाइम जो है वहाँ के इंग्लैंड के जो है पीएम है वो जो है पृथक निर्वाचन पे अपना सहमति ले लिए थे। ब्रिटिश के जो पीएम थे वो पृथक निर्वाचन को मान चुके थे क्योंकि भीमराव अंबेडकर उनको इतना समझा दिए थे जिनसे उनपे जो है वो विचार कर लिए थे। इसीलिए जब उनको पता चला जो गांधी जी को जो पृथक निर्वाचन जो है इसमें आने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले हैं, सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद गांधी जी जो है वहां पे अपना जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिए। जेल में ही बैठ के जो है अनशन पे बैठ गए, खाना पीना सब बंद कर दिए। जब उनका जो 1932 में जो है बंद कर दिया, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिए थे। जब उनकी हालत बिगड़ा तो सरदार पटेल जो है उनको जो है सरदार पटेल भीमराव अंबेडकर को जेल में मिलवाए। भीमराव अंबेडकर को B.R. अम्बेडकर को जेल में, पूना के जेल में गांधी से मिलवाए, गांधी से वार्ता करवाए। कब? 32 में वार्ता करवाए। और गांधी जी बोले जो आप जो ऐसे कीजिएगा, जो पृथक निर्वाचन पे सहमति दीजिएगा तो उससे जो भारत बांट जाएगा, हम आप लोग को जो है कुछ सीट को रिजर्व कर देंगे। और इस पर जब भीमराव अंबेडकर जो बात को मान लिए और उसके बाद गांधी जी अपना अनशन तोड़े। जब गांधी जी से भीमराव अंबेडकर मिले थे, इन्हीं को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर का वहां के पूना के जेल में मीटिंग हुआ था। इसको जो पूना पैक्ट के नाम से जानते थे। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद जब ये सम्मेलन हुआ था तो 1935 में जो है 35 में एक अधिनियम आने वाला था जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा अधिनियम था। ये गोलमेज सम्मेलन होने के बाद 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम आया। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1935 में क्या आए थे? भारत शासन अधिनियम आए थे जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा था। देखिए यहाँ से आपको पूछा जाता है जो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसीलिए इनको सब कुछ पता था और ये जो भारतीय संविधान को लिखने में अपना अहम भूमिका जो है निभाए थे। उसके बाद 1935 से हम लोग देख लिया। उसके बाद जो 1939 और 45, इसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गए थे। 35 तक हम लोग भारत शासन अधिनियम के देख लिए। उसके बाद 1939 से लेके 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गए थे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कल जो हम लोग देखते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन तक जाएंगे और उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग के खत्म होने तक रहेगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। पर देखे थे जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आ चुका था। 1935 के भारत शासन अधिनियम आ चुका था। भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में। भारत शासन अधिनियम आया था। उसके बाद हम देखते हैं अब जो है सेकंड फेज। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी टाइम जो 1939 से लेके 1945 तक 1939 से लेके 1945 तक जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। इसी टाइम
और 1940 में जो है 1940 से 45 के बीच सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1940 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना, MD जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करने लगे। जिन्ना पाकिस्तान की मांग करने लगे, पाकिस्तान की मांग किया। मतलब वो 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान एक अलग देश बनाने का मांग करने लगा, इसका जो नामकरण जो पाकिस्तान का नामकरण जो है पाकिस्तान का रहमत अली किया था। आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कभी कभी, जो पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान शब्द जो है इसका नामकरण किसने किया था? तो पाकिस्तान का जो है नामकरण रहमत अली किया था। रहमत अली किया था। यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग कब किए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग किए थे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बनता है जो सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने किया? तो सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। उसके बाद पाकिस्तान का नामकरण किसने किया? तो पाकिस्तान का नामकरण जो है रहमत अली किया था। देखिए PA से हो जाता है यहाँ पे पंजाब, के से क्या है इससे कश्मीर, उसके बाद यहाँ से ये हो जाता है तमिलनाडु। सब उधर के भाग को मिला के पाकिस्तान किया जाता है। तो पाकिस्तान का नामकरण जो है रहमत अली किए थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लंदन के PM, इंग्लैंड के PM चर्चिल थे और भारत के वायसराय लिनलिथगो थे। PM कौन थे? लंदन के PM यानी इंग्लैंड के PM। प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। चर्चिल और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। देखिए ये बहुत देखने को बहुत अच्छे है। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। जो जब सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे और भारत के वायसराय जो थे कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत के वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत से बिना राय मशवरा लिए हुए भारत को जो सेकंड विश्व युद्ध में युद्धरत देश घोषित कर दिया। भारत को से बिना राय मशवरा लिए, भारत को बिना कहे सुने भारत को जो है युद्धरत देश घोषित कर दिया। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो जो है। अब ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारत को सेकंड विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन जो युद्धरत देश घोषित किए? उस टाइम जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उसने जो है ये घोषित कर दी। उसके बाद 1940 में जो भारतीय ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जब उनको पता चला जो सेकंड विश्व युद्ध में उनसे बिना पूछे हुए उनको युद्धरत देश घोषित कर दिया गया है, 1940 में जो है 40 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। व्यक्तिगत ये जो व्यक्तिगत 1940 में स्टार्ट किया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इसमें सबसे पहले विनोबा भावे सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया। सत्याग्रह शुरू किया। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे जो सबसे पहले जो है कौन शुरू किए? तो ये जो है विनोबा भावे जो है सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया? 1940 ईस्वी में। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत से बिना राय मशवरा लिए हुए भारत को जो है युद्धरत देश जो है घोषित कर दिया गया था। उसके बाद चर्चिल ने, उससे आगे चलते हैं, जब ऐसा देखने को मिला जो ऐसा हो रहा है, तो जो इंग्लैंड के PM थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 ईस्वी में क्रिप्स को, उसके बाद चर्चिल जो है 1942 ईस्वी में 42 में चर्चिल जो PM थे वहां के स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजे।
भारत भेजा। देखिए कब भेजा था, 1942 ईस्वी में। कौन भेजे थे? चर्चिल भेजे थे। चर्चिल कौन है? वही इंग्लैंड के लंदन के जो है, लंदन के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। वो जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजे, जो भारतीय को समझाने के लिए, मनाने के लिए। यही जो है क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। यही जो है क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। उसी टाइम ये जो है 1942 ईस्वी में स्टेफोर्ड ने भारतीय से कहा, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है भारतीय से कहा, अगर तुम सेकंड विश्व युद्ध में हम लोगों का मदद करते हो तो हम तुम लोग को आजाद कर देंगे। क्या बोला? जो अगर तुम, ये क्रिप्स जो बोलता है, क्रिप्स अगर मदद करते हो सेकंड वर्ल्ड वार में अगर मदद करते हो, मदद करने पर भारत को आजाद कर देंगे। भारत को आजाद कर देंगे। इस बातें को गांधी जी ने इस बातें को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। मरा हुआ चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्योंकि क्या पता है जो सेकंड विश्व युद्ध में क्या होगा, नहीं होगा, उसके बाद हमें आजादी देगा भी कि नहीं देगा। इसलिए गांधी जो है उसको पोस्ट डेटेड चेक। और इस तरह जो है क्रिप्स मिशन असफल रहा। इस तरह जो क्रिप्स मिशन क्या हुआ? असफल हो गया। क्रिप्स मिशन असफल हो गया। अब भारतीयों में इतना गुस्सा आ गया था, भारतीयों में इतना गुस्सा भर गया, क्योंकि उनसे बिना पूछे हुए सब कुछ कर रहे थे, उनसे पूछते नहीं थे, और विश्व युद्ध में भाग गुजरात देश घोषित कर दिया गया था। उसके बाद जो है यहाँ से मेन टॉपिक आज का स्टार्ट होता है। जब क्रिप्स मिशन असफल रहे, उसके बाद गांधी जी और बहुत सारे नेताओं मिलकर ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। कौन शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किए। भारत छोड़ो आंदोलन, यहां से हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भारत से उनको भागने के लिए बोल रहा था। 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त याद रखिएगा आप लोग ये डेट, 1942 को जब क्रिप्स मिशन असफल रहा, क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद, सभी लोग ये हो गया तो मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में जुट गए। क्रिप्स मिशन को असफलता के बाद असफलता के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक में जुटे। कब जुटे? 8 अगस्त 1942 को, जब क्रिप्स मिशन असफल रहा। जब क्रिप्स मिशन जो असफल रहा, उसके बाद मुंबई के जो है ग्वालियर टैंक में सभी लोग जो है वहां पे जुटे। और इसी समय गांधी जी जो है इसी समय 8 अगस्त 1942 को डू एंड डाई का नारा दिए। डू एंड डाई का नारा दिए, जो करो या मरो का नारा दिए। यहां से भी एक क्वेश्चन मिलता है, जो करो या मरो का नारा किसने दिए थे? तो करो या मरो का नारा कौन दिए थे? गांधी जी दिए थे। कब दिए थे? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए गए थे। जब 8 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया, तो उसी समय एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज जो है कांग्रेस को अघोषित कर दिया। घोषित कर दिया अर्थात जो है उसकी मान्यताओं को रद्द कर दिया, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया। उसी समय जो जयप्रकाश नारायण भी आंदोलन में भाग लिए थे, और उन्हें इसी टाइम जयप्रकाश आंदोलन भाग लिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण भाग लिए थे। भाग लिए और इन्हें जो हाजीपुर के जेल में बंद कर दिया गया था, और हाजीपुर के जेल में बंद कर दिया गया। आपसे यह भी पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण किस समय आंदोलन में भाग लिए थे? तो जयप्रकाश आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इसमें भाग लिए थे, राजनीति में आए थे, उनको किस जेल में बंद कर दिया गया? तो वो हाजीपुर के जेल में बंद कर दिया गया था। इसी तरह जो है सभी
सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया और सभी नेताओं को बार बार जेल में बंद करने लगा। और इसके कारण सभी नेताओं को जब जेल में बंद कर दिया गया तो सभी नेताओं को जेल में बंद करने के कारण यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। नेतृत्वहीन हो गया क्योंकि सभी नेताओं तो जेल में बंद हो गए और स्वतः बंद हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसी टाइम जो 11 अगस्त को बिहार के छात्र पटना के जो सचिवालय थे वहां पे जो अंग्रेज का झंडा हटा के अपने झंडाओं को गाड़े और उनके बाद जो उन सबको 7 छात्र शहीद हुए थे। ये बात भी आपको याद रहना चाहिए। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना के जो 7 छात्र जो है शहीद हुए थे क्योंकि सचिवालय में जो वो लोग बम फोड़ने का ये कर रहे थे। कब? 11 अगस्त 1942 को वो पटना के 7 छात्र शहीद हो गए। तो याद होना चाहिए इसी टाइम जो 11 अगस्त 1942 को पटना के जो 7 छात्र जो क्या हो गए थे, शहीद हुए। क्यों? क्योंकि डीएम जो उसको आदेश दे देते जिन सबको गोली चला के मार देने के लिए और ये सब जो है मर गए। इसी टाइम जो है जेपी नारायण जो हजारीबाग के जेल से भाग गए और नेपाल में जाके हजारी दस्ता नाम के जो है एक आजाद दस्ता नाम का गठन किया। इसी टाइम जेपी नारायण जिसको जेल में बंद कर दिया था नारायण हजारीबाग के जेल से, झारखंड में हजारीबाग जेल से नेपाल भाग गए और आजाद दस्ता का गठन किया। आप लोग को याद बतला दे जेपी नारायण जेल से भागे कैसे, क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेज बहुत टाइट रखे हुए थे फिर भी ये कैसे भाग गए। दीपावली का टाइम था, ये लोग भी बोलने लगे हम लोग भी पटाखे जलाएंगे इसलिए पटाखे की व्यवस्था किया जाए और इतने पटाखे जलाए उसी बीच में जो है जेल की दीवार तोड़ दिए और वहां से भाग के नेपाल चले गए और वहां जो है आजाद दस्ता नामक जो है एक पार्टी का गठन किया, आजाद दस्ता नाम का गठन किया। उसके बाद अंग्रेज जो 1944 ईस्वी में क्रूरतापूर्वक 1944 ईस्वी में अंग्रेज क्रूरतापूर्वक आंदोलन को दबा दिया, मतलब बंद कर दिया। अंग्रेज क्रूरतापूर्वक आंदोलन को बंद कर दिया, आंदोलन बंद करवा दिया। कब? 1944 में। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि किस आंदोलन को अंग्रेज ने क्रूरतापूर्वक बंद करवा दिए, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कब बंद करवा दिए थे? तो 1944 ईस्वी में अंग्रेज जो है इसको क्रूरतापूर्वक दबा दिए थे और बंद कर दिए थे। उसी के बाद चर्चिल ने लिलिथगो को हटाकर लॉर्ड बेविल को जो है भारत का वायसराय बनाया, लॉर्ड बेवल को जो है। इसके बाद चर्चिल जो पीएम थे, चर्चिल लिलिथगो को हटाकर लॉर्ड बेवल को भारत का वायसराय बनाया। किसको बनाया? लॉर्ड बेवल को जो भारत का नया वायसराय बनाया। उसके बाद 1945 ईस्वी में बेवल ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बात किया और क्रिप्स मिशन किया और शिमला में एक समझौता मतलब तैयार किया। शिमला में जो है ये 1945 में जो है 45 में बेवल ने मुस्लिम लीग से शिमला में एक समझौता किया। इसी समझौता को जो है शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। 1945 में जो बेवल जो है लॉर्ड बेवल जो भारत के वायसराय थे वो मुस्लिम लीग के साथ शिमला में एक समझौता किया जो कि शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस समझौता में जो है मुस्लिम लीग की तरफ से इस समझौता में 1945 में शिमला में जो समझौता हुआ था शिमला समझौता, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। कौन गए थे? मुस्लिम की तरफ से अली जिन्ना गए थे। जबकि कांग्रेस के तरफ
तरफ से अबुल कलाम गए थे, मौलाना अबुल कलाम गए थे। कांग्रेस यहाँ पे राजनीति खेले, क्योंकि मुस्लिम की तरफ से मुस्लिम गया था, इसलिए कांग्रेस भी जो है मुस्लिम को भेजे, और इस तरह जो है शिमला सम्मेलन भी असफल रहा। इस प्रकार शिमला सम्मेलन भी असफल रहा, शिमला सम्मेलन असफल रहा, मेलन असफल रहा, असफल रहा। उसके बाद जो है इसी बीच जो 1945 में सेकंड विश्व युद्ध है खत्म हुआ। 1945 में सेकंड विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसी समय लंदन में प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। 1945 में जो है 1945 में सेकंड विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड में पीएम का चुनाव होना था, पीएम का चुनाव होना था। इस बात को आप लोग गौर से देखिएगा। सेकंड विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। इसी समय जो है इंग्लैंड में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होना था और इसमें जो है चर्चिल हार गए। इस चुनाव में चर्चिल हार गए। जब चर्चिल हार गए तो क्लीमेंट इटली नया प्रधानमंत्री बने, नया पीएम बने। कहाँ के? इंग्लैंड के नया प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट इटली बने नया प्रधानमंत्री। इसने जो है क्लीमेंट इटली, ये अच्छे व्यक्तित्व के थे और इन्होंने 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मीटिंग की स्थापना की, जिसके में तीन व्यक्तियों का एक मिशन बनाया। ये जो है 1946 में एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की, जिसमें 3 व्यक्ति थे। 1946 में ये जो है क्लीमेंट इटली 1946 में कैबिनेट सम्मेलन किए। इसमें कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस और सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस। याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेंथिक लॉरेंस और 2 सदस्य थे, एक तो क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन लेके आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक सदस्य थे अलेक्जेंडर। ये तीनों व्यक्ति मिलकर अलेक्जेंडर थे। ये तीनों व्यक्ति मिलकर जो कैबिनेट का ये सम्मेलन हुआ, जिनमें 3 व्यक्ति थे। अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस। आपसे पूछा जाएगा जो 1946 में क्लीमेंट इटली जो कैबिनेट का ये किया, उसमें जो 3 व्यक्ति थे उनका सदस्य अध्यक्ष कौन था? तो ये था पेंथिक लॉरेंस और सदस्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। उसके बाद जो है इस समय अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर ही रहे थे 1940 से। 1946 में कैबिनेट मिशन के कारण संविधान सभा का गठन हुआ और इसी समय जो है संविधान सभा का क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद जो 1946 में जब संविधान का गठन हुआ तो वो पाकिस्तान के अली जिन्ना जो है इसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 1946 में इसी दिन 1946 को जिन्ना जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। उसके बाद 1946 में भारत के वायसराय, 1946 में जो है इसी टाइम भारत के वायसराय जो है चेंज हुए। भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। फिर से वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन बने और लॉर्ड माउंटबेटन बने और इन्होंने देखे जो गांधी जी जो अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उन्होंने जो मुस्लिम और हिंदू को समझा रहे हैं, इसीलिए उनको जो 1 मैन आर्मी फोर्स भी बोले थे, जो कि हम आपको पहले वीडियो में ही बतलाए थे। उसके बाद जब हिंदू मुस्लिम नहीं माने तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो गांधी जी को मिलाए और एक योजना बनाए जिनको हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना बोलते हैं। माउंटबेटन योजना बोलते हैं, योजना कहते हैं, बनाया। और इसी के अंतर्गत
इसी के अंतर्गत पहले जो है उन्होंने 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान को आजाद किया, अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आप लोग को पता होगा जो भारत आजाद हो गया। ये था मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें भारत आजाद हो गया था। भारत आजादी तक देखे मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें गांधी जी को भी, गांधी युग भी बतलाया जाता है, जो कि हम लोग पूरे वीडियो में देखे। अब जो हम अगले वीडियो में देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार जो कि कई इससे भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री था जिसमें गांधी युग था, जो कि पूरा हम आप लोग को बतलाया। अगर आप लोग को ये पूरा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म किए, उस पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको देखेंगे। उसके बाद जो मेडावल देखेंगे, मेडावल हिस्ट्री, और इसी तरह हम देखते हुए पूरे हिस्ट्री को खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू, आज इतना ही।